नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए कहानी शर्लॉक होम्स, द एडवेंचर ऑफ द नोबल बैचलर। मेरा नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन है। लंदन की ठंडी और धुंध भरी गलियों में मैंने अपने प्रिय मित्र शेरलॉक होम्स के साथ अनगिनत रहस्यमय और पेचीदा मामलों का सामना किया है। लॉर्ड रॉबर्ट सेंट साइमन की शादी और उसका इस तरह टूट जाना उन सामाजिक दायरों में अब कौतूहल का विषय नहीं रह गया है जिनमें ये बदनसीब दूल्हा रहता है। ताजा अफवाहों ने उस बात पर ग्रहण लगा दिया है और उनके रंगीन विवरणों से 4 साल पुराने इस नाटक से लोगों का ध्यान हट चुका है। मेरे पास ये मानने की ठोस वजह है कि आम लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी कभी नहीं दी गई, क्योंकि मेरे दोस्त शेरलॉक होम्स ने इस मामले को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मुझे लगता है कि उसके बारे में लिखा कोई भी संस्मरण इस चौंकाने वाली घटना के विवरण के बगैर पूरा नहीं होगा। मेरी खुद की शादी के कुछ हफ्तों पहले की बात है, जिन दिनों मैं बेकर स्ट्रीट में होम्स के साथ एक कमरे में रह रहा था। एक दिन वो दोपहर की सैर के बाद लौटा तो मेज पर एक चिट्ठी उसका इंतजार कर रही थी। मैं सारा दिन अंदर ही रहा था क्योंकि अचानक बारिश शुरू हो गई थी और तेज हवा चलने लगी थी। मेरा शरीर एक आराम कुर्सी पर था और पैर दूसरी पर। मैं अखबारों के ढेर में घिरा हुआ था। आखिर जब मैं दिन की खबरें पढ़कर ऊब गया तो मैंने उनको एक ओर फेंका। मैं निढाल पड़ा, मेज पर रखे लिफाफे को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे मित्र को पत्र लिखने वाला ये शाही शख्स कौन हो सकता है। ये बड़ा फैशनेबल पत्र है। वो अंदर आया तो मैंने कहा, तुम्हारे सवेरे वाले पत्रों में एक मछुआरे का था और एक किसी वेटर का। हाँ, मेरे पत्रों की यही खासियत है कि वे हर तरह के लोगों से आते हैं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, और निचले तबके वालों के पत्र ज्यादा दिलचस्प होते हैं। ये तो कोई निमंत्रण लग रहा है जिसमें जाकर आदमी या तो बोर होता है या झूठ बोलता है। उसने पत्र पर लगी सील तोड़ी और पत्र को पढ़ा। ओह, ये शायद कुछ रोचक साबित होगा। तो निमंत्रण नहीं है? नहीं, पूरी तरह पेशे से संबंधित है और मुवक्किल कोई शाही घराने का है, इंग्लैंड के सबसे ऊंचे घरानों में से एक। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ वॉटसन कि मेरे मुवक्किल का ओहदा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस वक्त मैं सिर्फ केस में दिलचस्पी ले रहा हूँ, पर हॉल में तुम अखबारों को बारीकी से पढ़ते आए हो ना? ऐसा ही लग रहा है। उसने अखबारों के बंडल की ओर इशारा किया जो कोने में पड़ा था। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था। मुझे विश्वास है कि तुम शायद मुझे सारा किस्सा बता सकोगे। मैं तो सिर्फ अपराध से संबंधित खबरें पढ़ता हूँ, पर अगर तुमने हॉल की घटनाओं के बारे में ठीक से पढ़ा है तो तुमने लॉर्ड सेंट साइमन और उसकी शादी के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। ओह हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैं पत्र हाथ में लिए खड़ा हूँ। ये लॉर्ड सेंट साइमन का ही है। मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ और बदले में तुमको अखबारों से मुझे इस मामले की सारी जानकारी देनी होगी। वो लिखता है, हाय माय डियर मिस्टर शेरलॉक होम्स, मैं तुम पर पूरा भरोसा रख सकता हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे पास आऊं और उस बेहद दुखद घटना के बारे में सलाह लूं जो मेरी शादी से संबंधित है। स्कॉटलैंड यार्ड का मिस्टर लेस्ट्रेड इस मामले पर पहले ही काम कर रहा है, पर उसने मुझे विश्वास दिलाया है कि इस मामले में तुम्हारा सहयोग लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है और उसे लगता है कि इससे केस को मदद ही मिलेगी। मैं दोपहर 4 बजे आऊंगा और अगर तुम उस वक्त किसी और काम में व्यस्त हुए तो मैं विनती करूंगा कि अपने सारे काम स्थगित कर दो, क्योंकि मेरा काम बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा सेंट साइमन। ये चिट्ठी ग्रोसवेनर मेशन से लिखी गई है पंख वाली कलम से और शाही लॉर्ड की असावधानी से उनकी दाएं हाथ की छोटी अंगुली पर स्याही का धब्बा लग गया है। चिट्ठी मोड़ते हुए होम्स ने कहा, वो कहता है कि 4 बजे आएगा। अब 3 बजे हैं। वो 1 घंटे में आएगा। फिर तुम्हारी मदद से मेरे पास इतना समय है कि इस विषय पर पूरी जानकारी ले लूं। इन अखबारों को पलट लो जबकि मैं देखता हूं कि हमारा मुवक्किल कौन है। उसने मैंटल पीस पर रखी किताबों की पंक्ति में से लाल रंग की एक किताब उठाई। ये रहा। किताब को अपने घुटनों पर फैलाते हुए वो बोला, लॉर्ड रॉबर्ट विल्सिंघम डी, वेर इज सेंट साइमन, ड्यूक ऑफ बालमोरल का दूसरा बेटा, जन्म 1846 में, उम्र 41 साल, जो शादी के लिए काफी अधेड़ उम्र मानी जाएगी। एक समय पूर्व प्रशासन में कॉलोनी का अंडर सेक्रेटरी था। उसके पिता ड्यूक विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी थे। प्लांटाजेनेट खून उनकी नसों में है और कुछ ड्यूक भी।
हाँ, पर इस सबसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। मुझे लगता है वॉटसन कि कोई ठोस जानकारी लेने के लिए तुम्हारी मदद लेनी होगी। मुझे जो ढूंढना है उसे ढूंढने में बहुत कम मुश्किल होगी, क्योंकि सारी बातें हाल ही में घटी हैं और मुझे ये मामला थोड़ा अलगसा लगा था। पर मैं तुम्हें बताने में हिचक रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे हाथ में पहले से ही एक मामला है और एक मामले में मशगूल होने पर तुम और कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। ओह, तुम्हारा मतलब वो ग्रोसवेनर स्क्वायर की फर्नीचर वैन से संबंधित छोटा सा मसला? वो सुलझ गया है, हालांकि पहले दिन से ही सब कुछ साफ था। मुझे अखबारों की जानकारी सुनाओ। ये रहा पहला नोटिस जो मुझे मिल पाया है। ये मॉर्निंग पोस्ट के व्यक्तिगत कॉलम में है और कुछ हफ्तों पहले छपा था। एक शादी तय हुई है और अगर बात सही है तो बहुत जल्दी लॉर्ड सेंट साइमन, ड्यूक ऑफ बालमोरल का दूसरा पुत्र, और मिस हेडडॉन के बीच शादी तय हुई है, जो अगर अफवाहों की माने तो बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी। बस इतना ही दिया है, बिल्कुल ही काम की जानकारी दी हुई है। होम्स ने अपनी लंबी पतली टांगे आगे की ओर फैलाते हुए कहा। उसी हफ्ते के एक अन्य सोसाइटी अखबार में इसी बात पर विस्तार से जानकारी दी गई है। ये रही, शादी के बाजार में जल्दी ही सुरक्षा की गुहार उठने वाली है, क्योंकि हॉल की फ्री ट्रेड नीति से हमारे घरेलू उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। एकाएक करके ग्रेट ब्रिटेन के शाही घरानों का संचालन अटलांटिक के उस पार के हमारे गोरे रिश्तेदारों के हाथ में जा रहा है। इन आकर्षक घुसपैठियों द्वारा ले जाए जाने वाले इन नामों में पिछले हफ्ते एक और का नाम जुड़ गया, लॉर्ड सेंट साइमन, जिसने 20 सालों से साबित किया हुआ था कि वो क्यूपिड यानी कामदेव के तीरों का शिकार नहीं हो सकता। आज खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो जल्दी ही मिस हैटी डॉन से शादी रचाने वाला है, जो कैलिफोर्निया के एक लखपति की बेटी है। मिस डॉर्न, जिसके खूबसूरत चेहरे मोहरे ने वेस्टबरी हाउस के जश्न में कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, इकलौती संतान है और माना जा रहा है कि उसका दहेज 6 अंकों में होगा और भविष्य में भी उनके पास काफी धन होगा, क्योंकि ये खुला राज है कि ड्यूक ऑफ बालमोरल को कुछ सालों से अपनी तस्वीरें बेचनी पड़ रही हैं, क्योंकि लॉर्ड सेंट साइमन के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, बर्चमूर की छोटी सी संपत्ति के सिवा। ये जाहिर है कि जिस शादी के जरिए कैलिफोर्निया की उत्तराधिकारिणी एक रिपब्लिकन लेडी से ब्रिटिश के शाही घराने की महिला बन सकेगी, उससे किसी और को भी फायदा होगा। और कुछ? होम्स ने जम्हाई लेते हुए पूछा। हाँ, बहुत कुछ। फिर द मॉर्निंग पोस्ट में एक और खबर है, शादी बिल्कुल सादगी से होगी। सेंट जॉर्ज के हनोवर स्क्वायर में सिर्फ आधा दर्जन घनिष्ठ मित्रों को ही निमंत्रित किया जाएगा। शादी में शामिल सभी लोग मिस्टर एलोशियस डॉर्न के गेट वाले घर की ओर रवाना हो गए। 2 दिन बाद यानी पिछले बुधवार को एक छोटा सा ऐलान होता है, शादी संपन्न हो गई है और हनीमून लॉर्ड बैकवाटर के यहाँ मनाया जाएगा, जो पीटर्सफील्ड के पास है। दुल्हन के लापता होने के पहले यही नोटिस अखबारों में छपी थी। किसके पहले? होम्स ने चौंक कर पूछा। दुल्हन के लापता होने के पहले? तो फिर वो लापता कब हुई? शादी के नाश्ते के समय। अच्छा, ये तो उससे ज्यादा दिलचस्प है जितनी शुरू में लग रही थी, बल्कि काफी नाटकीय। हाँ, मुझे भी लगा था कि ये बात बहुत आम नहीं है। अक्सर लोग शादी के पहले लापता होते हैं और कभी कभी हनीमून के दौरान भी, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि इसके पहले भी किसी और ने इतनी तत्परता दिखाई हो। जरा मुझे पूरी बात की जानकारी दो। सारी बात नहीं मालूम, अखबारों में भी नहीं दी गई है। हो सकता है हमें कुछ समझ में आ जाए। कल सुबह के एक अखबार के एक लेख में जितनी जानकारी है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है, फैशनेबल शादी में अभूतपूर्व घटना। रॉबर्ट सेंट साइमन का परिवार बड़े असमंजस में है, क्योंकि उनकी शादी में कुछ दुखद और अजीब घट गया है। शादी का समारोह जैसा कल हुआ था, पर कल से जो अफवाहें उड़ रही थी वे अब सच्ची साबित हो गई है। दोस्तों द्वारा मामले को गुपचुप रखने की कोशिश के बावजूद आम लोगों का ध्यान इस ओर इतना ज्यादा खींचा गया है कि अब इस बात से अनजान दिखने की कोशिश बेकार है, क्योंकि आजकल सब और इसी की चर्चा है। सेंट जॉर्ज में संपन्न समारोह बड़ा सादगी भरा था और उसमें मिस्टर एलोशियस डॉर्न, डचेस ऑफ बालमोरल, लॉर्ड बैकवाटर, लॉर्ड यूस्टमैन और लेडी एलिसिया विंटन शामिल थे। इसके बाद ये पूरी पार्टी लैंकास्टर गेट पर मिस्टर एलोशियस डॉर्न के घर के लिए रवाना हुई, जहां पर नाश्ता तैयार था। ऐसा लगता है कि वहां किसी महिला ने बखेड़ा पैदा किया। महिला का नाम ठीक से मालूम नहीं चल सका है।
उसने शादी के बीच में घुसने की कोशिश की और दावा किया कि उसका लॉर्ड सेंट साइमन से रिश्ता है। बहुत कष्टप्रद और लंबी बहस के बाद उसको बटलर और फुटमैन ने बाहर निकाल दिया। दुल्हन पहले ही घर में प्रवेश कर चुकी थी और इस अप्रिय घटना को उसने नहीं देखा था। वो बाकी लोगों के साथ नाश्ते के लिए बैठी, पर अचानक ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में चली गई। जब वो बहुत देर तक नहीं लौटी तो उसके बारे में पूछना शुरू हुआ। उसका पिता पता लगाने के लिए उसके कमरे में गया, पर वहां उसकी नौकरानी से पता चला कि वो पल भर के लिए ही अपने कमरे में आई थी, कुछ कपड़े लिए और बाहर चली गई। गेटमैन ने बताया कि उसने एक महिला को बाहर जाते देखा था, पर उसने ये नहीं माना कि वो दुल्हन थी। उसे लगा कि कोई मेहमान गया है। ये पता चलने पर कि उसकी बेटी नदारद हो चुकी है, मिस्टर एलोशियस डॉन दूल्हे के साथ जाकर फौरन पुलिस को खबर दी। अब तेजी से छानबीन की जा रही है। उम्मीद है कि इस अनूठे मामले की तह तक जल्द ही पहुंचा जाएगा। कल देर रात तक नदारद दुल्हन का अतापता नहीं चल पाया था। इस मामले में अफवाह है कि कोई घृणित कार्य हो गया है और कहा जाता है कि पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसने हंगामा किया था, क्योंकि पुलिस का मानना है कि ईर्ष्या या किसी और वजह से दुल्हन के गायब होने में उसका हाथ हो सकता है। बस इतना ही। एक दूसरे अखबार में एक और खबर छपी थी, पर उससे भी कोई सुराग मिल सकता है। कहा गया है कि मिस फ्लोरा मिलर, जिसने हंगामा किया था, गिरफ्तार हो गई है। ऐसा समझा जा रहा है कि वो एलेग्रो एक पब में नाचती थी और दूल्हे को कई सालों से जानती थी। इस बारे में और कोई जानकारी नहीं है। पूरा केस अब तुम्हारे हाथ में है। जैसा प्रेस में छपा है, बड़ा ही दिलचस्प केस लग रहा है। मैं किसी कीमत पर इससे अनजान नहीं रह सकता। पर घंटी बजी है वाटसन, और घड़ी में 4:कुछ हो रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि ये हमारे शाही मुवक्किल होंगे। इस समय जाने के बारे में सोचना भी मत, वाटसन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई गवाह मौजूद रहे जो मेरी बात को सच बता सके। लॉर्ड रॉबर्ट सेंट साइमन। हमारे नौकर ने घोषणा की और दरवाजा खोल दिया। एक सज्जन अंदर दाखिल हुए जिनका चेहरा मोहक और संभ्रांत दिख रहा था। नाक ऊंची और आंखें साफ और सधी हुई, मानो उनकी आदत हो कि वे हुक्म दे और लोग उस हुक्म की तामील करें। उनको देखकर लग रहा था मानो वो असमय बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि वो झुके हुए थे और घुटने भी मुड़े हुए थे। जब उन्होंने अपना खूबसूरत हैट उठाया तो उनके बाल भी किनारे से अदबके थे और सिर के ऊपर बहुत कम बाल थे। जहां तक उनकी ड्रेस का सवाल है, वो उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पहनी थी। ऊंचा कॉलर, काला फ्रॉक कोट, सफेद वेस्ट कोट, पीले दस्ताने, पेटेंट लेदर के जूते और हल्के रंग के गेटर। वो धीरे धीरे कमरे में आए, अपना सिर बाएं से दाएं घुमाते हुए, और दाएं हाथ में वो जंजीर घुमा रहे थे जो उनके सुनहरे चश्मे को थामे थी। गुड डे लॉर्ड साइमन, होम्स ने झुककर अभिवादन किया। इस कुर्सी पर बैठें। ये मेरा मित्र और सलाहकार डॉक्टर वाटसन है। जरा आग के और पास आ जाएं और हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही दर्द भरा विषय है, आप जैसा समझ सकते हैं मिस्टर होम्स। मुझे अच्छी तरह बेवकूफ बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि आपने इस तरह के नाजुक मामलों को पहले भी सुलझाया है। हालांकि मैं जानता हूँ कि वे समाज के निचले तबके के होंगे। नहीं, मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। माफ करें, मैं समझा नहीं। इस तरह के केस में मेरे पिछले मुवक्किल एक राजा थे। अच्छा, मुझे इस बात का अंदाज नहीं था। और वो कहाँ के राजा थे? स्कैंडिनेविया के राजा। क्या उनकी बीवी भी खो गई थी? आप समझ सकते हैं, होम्स ने कहा। मैं अपने दूसरे मुवक्किल के मसलों को उतना ही गोपनीय रखता हूँ जितनी आपके मसले की रखने का वादा कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं क्षमा चाहता हूँ। जहां तक मेरा अपना मसला है, मैं आपको वो सारी जानकारी देने को तैयार हूँ जो आपको कोई राय बनाने में मदद करेगी। धन्य, होम्स ने मुस्कुराकर कहा। जो कुछ अखबारों में छपा है मैंने पढ़ लिया है। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये पूरी तरह सही है। ये लेख, दुल्हन कैसे गायब हुई, लॉर्ड सेंट साइमन ने उस पर नजर दौड़ाई। हाँ, जहां तक है इसमें सब सही दिया हुआ है, पर इसमें कई बातें हैं जो जाननी चाहिए, और तभी हम किसी बात का फैसला कर सकेंगे। मुझे लगता है कि मैं आपसे सवाल पूछकर सारी जानकारी हासिल कर सकूंगा। जरूर पूछो। मिस हेरिडन से पहली बार कब मिले थे? 1 साल पहले सैन फ्रांसिस्को में। आप स्टेट्स में यात्रा कर रहे थे? हाँ। तब आपकी सगाई हुई थी? नहीं, पर आप दोनों की आपस में दोस्ती थी।
मुझे उसका साथ अच्छा लगता था और वो भी जानती थी कि मुझे उसके साथ वक्त बिताना पसंद है। उसके पिता बहुत अमीर हैं। वो प्रशांत के आसपास के इलाके के सबसे बड़े रईस हैं और उन्होंने ये धन कैसे कमाया? खदानों से। कुछ साल पहले तक उनके पास कुछ नहीं था, फिर उन्हें ये खान हाथ लगी, उसमें पैसा लगाया और जल्दी ही पैसे के मामले में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो गई। अब आप उस युवती यानी अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लॉर्ड ने अपना चश्मा और भी जोर से घुमाया और आग की ओर टकटकी बांध कर देखने लगे। वो बोले, देखो मिस्टर होम्स, मेरी पत्नी 20 साल की थी जब उसके पिता के हाथ पैसा लगा था। उस वक्त वो एक खदान में यूं ही भागती फिरती थी और जंगलों और पहाड़ों के बीच घूमती रहती थी। इसलिए उसकी शिक्षा दीक्षा किसी स्कूल में न होकर प्रकृति के बीच हुई है। वो अलम्स्त है, जिसे इंग्लैंड में टॉम बॉय कह सकते हैं। वो मजबूत स्वभाव की है और आजाद रहना पसंद करती है। वो परंपरा के बंधन में नहीं रह सकती। वो एक ज्वालामुखी की तरह है, कभी भी अचानक फट सकती है। वो कोई भी निश्चय फौरन ले लेती है और एक बात तय करने के बाद वो काम पूरा करके ही छोड़ती है। दूसरी ओर मैं उसको अपने खानदान का नाम नहीं देता। उसने हल्के से खासा, मगर मुझे ऐसा लगा कि दिल की गहराई में वो ऊंचे चरित्र की है। मैं मानता हूं कि वो कोई भी आत्मत्याग कर सकती है और कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। क्या आपके पास उसका फोटोग्राफ है? मैं इसे अपने साथ ही ले आया हूं। उसने एक लॉकेट खोला और एक बहुत सुंदर महिला का चेहरा दिखाया। ये फोटो नहीं, चित्र था और चित्रकार ने उसके लंबे घने काले बालों, बड़ी काली आंखों और आकर्षक होठों को और भी स्पष्ट किया था। होम्स ने लंबे समय तक उसे गौर से देखा। फिर उसने लॉकेट बंद करके लॉर्ड सेंट साइमन को लौटा दिया। तो फिर वो युवती लंदन आ गई और आपका मेलजोल फिर से शुरू हुआ? हाँ, उसका पिता उसे यहाँ ले आया था। मैं उससे कई बार मिला, सगाई की और फिर शादी कर ली। मैं समझता हूँ कि वो अपने साथ काफी सारा सामान दहेज भी लाई थी। ठीक ही था, उससे ज्यादा नहीं था जितना मेरे परिवार में आम है, और ये आपके पास रहेगा क्योंकि ये शादी संपन्न हो चुकी है। मैंने इस विषय में कोई जानकारी नहीं हासिल की है, स्वाभाविक ही है। क्या शादी के पहले वाले दिन आप मिस डोरन से मिले थे? हाँ। क्या वो अच्छे मूड में थी? इससे अच्छे मूड में उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो यही बातें करती रही कि हम आने वाली जिंदगी में क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। ये बात दिलचस्प है। और शादी की सुबह वो उतनी खुश थी, कम से कम शादी के समारोह के बाद तक। और फिर आपने उसमें कोई बदलाव देखा? अगर सच कहूं तो उसी समय पहली बार मुझे लगा कि उसका गुस्सा जरा तेज है। बात बहुत छोटी सी थी और उसका इस केस से कोई वास्ता नहीं हो सकता। हमें सारी बात बताओ। बहुत बचकानी बात है। जरा हम वेस्ट्री की ओर जा रहे थे तो उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर गया। उस समय वो आगे की पंक्ति से गुजर रही थी और वो अंदर की ओर गिर गया। एक पल की देर हुई, पर वहां बैठे एक सज्जन ने लौटा दिया और गिरने की वजह से गुलदस्ते में कोई खराबी नहीं आई थी। पर जब मैंने उससे इस बारे में बात की, उसने मुझे रूखा सा जवाब दिया और घर लौटते समय गाड़ी में इस जरा सी बात पर वो काफी उत्तेजित लगी। बिल्कुल, आप कहते हैं कि पंक्ति में कोई सज्जन था, तो इसका ये मतलब हुआ कि आम जनता के भी कुछ लोग वहां मौजूद थे। हाँ, उनको शामिल होने से रोकना असंभव था क्योंकि चर्च सभी के लिए खुला हुआ था। ये सज्जन तुम्हारी पत्नी का कोई मित्र तो नहीं था? नहीं, मैं तो शराफत की वजह से उसे सज्जन कह रहा हूँ। वो तो ऐसा ही मामूली सा दिखने वाला कोई शख्स था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, पर अब मुझे सही में लग रहा है कि हम असली मुद्दे से भटक रहे हैं। तो फिर लेडी सेंट साइमन जब शादी करके लौटी तो उतनी खुश नहीं थी जितनी पहले थी। अपने पिता के घर के अंदर प्रवेश करने पर उसने क्या किया? मैंने उसे अपनी नौकरानी से बात करते हुए देखा। और उसकी नौकरानी कौन है? उसका नाम एलिस है। वो अमेरिकी है और कैलिफोर्निया से उसके साथ आई है। विश्वास पात्र नौकरानी है, कुछ ज्यादा ही। मुझे लगता है कि उसकी मालकिन ने उसे ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है, पर अमेरिका में इन बातों को दूसरी तरह देखा जाता है। उसने एलिस से कितनी देर तक बात की? ओह, कुछ मिनटों तक। मैं उस समय कुछ और सोच रहा था। आपने सुना नहीं कि वे आपस में क्या बातें कर रही थी? लेडी सेंट साइमन कुछ हक छोड़ने की बात कह रही थी। वो इसी तरह की बातें किया करती थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या कह रही थी। और अपनी नौकरानी से बात करने के बाद
तुम्हारी पत्नी ने क्या किया? वो नाश्ते के कमरे में आई, आपकी बाहों के सहारे, पर नहीं, अकेली ही आई थी। वो इन छोटी छोटी बातों में आजादी पसंद करती थी। फिर जब हमें बैठे 10 मिनट के लगभग हो चुके थे, वो उठ खड़ी हुई और माफी मांगते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद वो वापस नहीं आई। पर ये नौकरानी एलिस, मैं समझता हूँ, कह रही थी कि वो अपने कमरे में गई, अपनी दुल्हन वाली ड्रेस पर लंबा नकाब पहना, बनेट पहना और चली गई। बिल्कुल। और उसके बाद हाइड पार्क में उसको फ्लोरा मिलर के साथ घूमते देखा गया, जो अब हिरासत में है और जिसने मिस्टर डॉर्नन के घर पर उसी सुबह हंगामा खड़ा किया था। हाँ, मुझे उस युवती के बारे में जानकारी चाहिए और उसके साथ तुम्हारे संबंधों के बारे में भी। लॉर्ड सेंट साइमन ने कंधे उचका और माथा सिकोड़ लिया। उसके पास मेरे खिलाफ शिकायत करने की कोई वजह नहीं है, पर आप जानते हैं कि स्त्रियां कैसी होती है मिस्टर होम्स। फ्लोरा बहुत प्यारी सी है, पर बहुत गर्म मिजाज, और मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब उसने सुना कि मेरी शादी होने वाली है तो उसने मुझे गंदी गंदी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। सच कहूं तो मेरी इतनी चुपचाप शादी रचाने की वजह यही थी कि मुझे डर था कि चर्च में हंगामा हो सकता है। वो मिस्टर डॉर्नन के दरवाजे पर आई हमारे लौटते ही। उसने जबरन अंदर आने की कोशिश की और मेरी पत्नी को गाली देने लगी और उसे धमकी भी दी। पर मुझे अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने की संभावना है और मैंने 2 पुलिस वाले वहां सादे वेश में तैनात कर रखे थे। उन्होंने धक्का मारकर उसे फिर से बाहर कर दिया। जब उसने देखा कि शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो शांत हो गई। क्या आपकी पत्नी ने ये सब सुना था? नहीं, शुक्र है कि उसने कुछ नहीं सुना और बाद में वो इसी महिला के साथ घूमती देखी गई। हाँ, स्कॉटलैंड यार्ड का मिस्टर लेस्ट्रेड इसी बात को इतना गंभीर मान रहा है। ये समझा जा रहा है कि फ्लोरा ने चालाकी से मेरी पत्नी को बाहर बुलाया और उसके लिए कोई खतरनाक जाल बिछा दिया। हाँ, ये संभव हो सकता है। आप भी यही सोचते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस अंदाज को सही मानता हूँ। मैं नहीं सोचता कि फ्लोरा एक मक्खी को भी मार सकती है। फिर भी जलन के मारे लोगों की सोच बदल जाती है। अच्छा बताओ, आप क्या समझते हैं कि क्या हुआ होगा? अब क्या बताऊं, मैं कुछ जानकारी लेने आया था, देने नहीं। मैंने सारी बातें बता दी हैं, पर अब क्योंकि आप पूछ रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि इस हलचल से और इस एहसास से कि वो समाज में कितने पायदान ऊपर उठ गई है, मेरी पत्नी कुछ घबरा सी गई। मतलब वो अचानक पागल हो गई। अब जब मैं सोचता हूँ कि उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, नहीं मुझसे नहीं, बल्कि उस सब से जिसे पाने के लिए कितनी स्त्रियां तड़पती रही हैं, तो मुझे यही लगता है कि वो पागल हो गई है। हाँ, ये बात भी सोची जा सकती है, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब लॉर्ड सेंट साइमन, मुझे लगता है कि मुझे सारी जानकारी मिल गई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि नाश्ते के समय क्या आप ऐसे बैठे थे कि खिड़की के बाहर देख सके? हम सड़क के दूसरी ओर पार्क को देख पा रहे थे। ठीक है, फिर मैं नहीं समझता कि मुझे और देर तक आपको यहाँ रोके रहना चाहिए। मैं आपसे फिर संपर्क करूंगा। मुझे आशा है कि आप ये केस सुलझा लोगे, हमारे मेहमान ने उठते हुए कहा। मैंने सुलझा लिया है? हैं? क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि मैं सुलझा चुका हूँ। तो फिर मेरी पत्नी कहाँ है? ये खुलासा मैं जल्दी ही करूंगा। लॉर्ड सेंट साइमन ने सिर हिलाया। मुझे डर है कि ये सुलझाने के लिए हमें आप या मेरे से बुद्धिमान लोगों की मदद लेनी होगी। और ये कहते हुए उसने पुराने तरीकों वाला अभिवादन किया और चला गया। लॉर्ड सेंट साइमन ने अपनी अक्ल को मेरे बराबर समझकर मुझे पूरा सम्मान दिया है। हंसते हुए होम्स ने कहा, इतनी माथा पच्ची के बाद, हमारे मुवक्किल के आने के पहले ही मैंने केस के बारे में राय बना ली थी। माय डियर वॉटसन, मेरे पास इससे मिलते जुलते केसों के नोट्स हैं। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी इतनी जल्दबाजी में नहीं हुआ। मैंने जितनी भी जांच की उससे मेरा शक सही साबित हुआ। मौकाए वारदात के सबूत सच लगने लगते हैं, जैसे दूध में मक्खी का पाया जाना। पर मैंने भी वो सब सुना है जो तुमने सुना है, लेकिन पहले घटे उन मामलों की जानकारी के बगैर जिनसे मुझे इतना फायदा होता है। कुछ साल पहले एडिन में ऐसी ही घटना घटी थी और फ्रैंको प्रशियन युद्ध के 1 वर्ष बाद म्यूनिख में भी ऐसी घटना हुई थी। ये भी इसी तरह की बात है। हेलो, लेस्ट्रेड आया है। गुड आफ्टरनून लेस्ट्रेड। तुम्हें साइड बोर्ड पर एक गिलास मिलेगा और डब्बे में सिगार भी है। सरकारी जासूस ने बाकायदा वर्दी पहन रखी थी और हाथ में एक काले रंग का कैनवस का बैग था। एक छोटे से अभिवादन के बाद वो बैठ गया और सिगार सुलगा ली जो उसे पेश की गई थी। क्या हुआ?
होम्स ने चमकती आंखों से पूछा। तुम असंतुष्ट लग रहे हो। हाँ, मैं असंतुष्ट ही हूँ। सेंट साइमन केस ने मेरी जान ले रखी है। मुझे तो इसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुमने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। इतने पेचीदा मामले के बारे में किसी ने सुना है? हर सुराग मेरी उंगली से फिसल जाता है। मैं सुबह से इसी काम में लगा हूँ और इससे तुम काफी भीग गए हो। होम्स ने उसकी जैकेट पर हाथ धरते हुए कहा। हाँ, मैं नदी में था। किस लिए? लेडी सेंट साइमन की लाश की तलाश में। शर्लॉक होम्स कुर्सी पर बैठा और खूब हंसा। क्या तुमने ट्राई स्क्वायर के फव्वारे की तलाशी ली? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि ये स्त्री अगर वहां हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है। लेस्ट्रेड ने मेरे मित्र को गुस्से से देखा। मैं समझता हूँ कि तुमको इसके बारे में सब कुछ मालूम है। वो गुर्राया। मैंने सिर्फ तथ्य सुने हैं, पर मैंने निश्चय कर लिया है। अच्छा, सचमुच? तो फिर तुमको लगता है कि सर्पेंटाइन का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है? मैं सोचता हूँ कि इसकी संभावना नहीं है। तो फिर क्या तुम समझा सकते हो कि हमें उसमें ये कैसे मिला? बोलते बोलते उसने अपना बैग खोला और एक रेशमी शादी का जोड़ा, सफेद सैटिन के जूते, दुल्हन का गुलदस्ता और नकाब आकर फर्श पर गिरा। ये सारा गीला और बदरंग हो चुका था। ये लो। इस ढेर के ऊपर एक नई शादी की अंगूठी रखते हुए वो बोला, ये गुत्थी तुम्हें सुलझानी होगी, गुरु होम्स। अच्छा भाई, मेरे दोस्त ने धुएं के नीले छल्ले हवा में उड़ाते हुए कहा। तुमने इन चीजों को सर्पेंटाइन से निकाला है? नहीं, ये पास में ही तैरते हुए पार के रखवाले को मिली थी। इनकी पहचान हो गई है कि ये उसी के कपड़े हैं और मुझे लगता है कि अगर कपड़े वहां थे तो लाश भी कहीं आसपास ही होगी। इसी बुद्धिमानी के तर्क से तो हर आदमी की लाश उसकी अलमारी के आसपास मिलनी चाहिए। और इससे तुम किस नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हो? मैं चाहता हूं कि कोई सबूत मिल जाए जिससे हम फ्लोरा मिलर को दोषी साबित कर सकें। मुझे लग रहा है कि ऐसा करना मुश्किल होगा। ऐसा लग रहा है क्यों? लेस्ट्रेड ने कुछ कड़वाहट से कहा। मुझे डर है होम्स कि तुम्हारी सोच प्रैक्टिकल नहीं है। तुमने 2 मिनटों में 2 गलतियां कर दी हैं। इस ड्रेस से मिस फ्लोरा मिलर गुनाहगार साबित होती है। वो कैसे? ड्रेस में एक जेब है, जेब में एक कार्ड केस है, कार्ड केस में एक नोट है और वो नोट ये रहा। उसने अपने सामने पड़ी मेज पर नोट फेंका। इसे सुनो, जब सब तैयारी हो जाएगी तब तुम मुझे देखोगी। फौरन चली आना। F.A.M। अभी तक मैं ये मानता आया हूँ कि लेडी सेंट साइमन को फ्लोरा मिलर फुसला कर ले गई और वही अपने साथियों के साथ मिलकर इसके गायब होने में जिम्मेदार है। यहाँ पर उसके नाम के पहले अक्षर हैं और यही वो नोट है जो दरवाजे पर चुपचाप उसकी मुट्ठी में रख दिया गया और जिसके बहकावे में आकर वो उनके चंगुल में जा फंसी। बहुत अच्छे लेस्ट्रेड, होम्स ने हंसते हुए कहा। तुम वास्तव में बहुत होशियार हो। जरा मुझे देखने दो। उसने बेफिक्र से कागज उठाया, पर उसका ध्यान फौरन ही कहीं और गया और वो संतोष से चिल्लाया, ये वास्तव में बड़ा जरूरी कागज है। हाँ, तुमको ऐसा लग रहा है, बहुत जरूरी। मैं तुम्हें दिल से बधाई देता हूँ लेस्ट्रेड। अपनी विजय में उठ खड़ा हुआ लेस्ट्रेड सिर झुकाकर देखने लगा। अरे, वो चिल्लाया, तुम उल्टी देख रहे हो? जी नहीं, यही सीधी साइड है। सीधी साइड? तुम पागल हो। यहाँ पर पेंसिल से लिखा ये नोट है और ये रहा होटल बिल का अंश, जिसमें मुझे बहुत दिलचस्पी हो रही है। इसमें कुछ नहीं है, मैं इसे पहले भी देख चुका हूँ, लेस्ट्रेड ने कहा। 8 शिलिंग कमरा, नाश्ता 2 शिलिंग 6 पैसे, 1 शिलिंग कॉकटेल, लंच 2 शिलिंग 6 पैसे, शहरी गिलास 8 पैसे। मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि तुमको नजर न आए, फिर भी ये बड़े काम का है। जहाँ तक नोट का सवाल है, ये भी काम का है। कम से कम यहाँ लिखे नाम के पहले अक्षर तो हैं ही। इसलिए मैं फिर से तुमको बधाई देता हूँ। मैंने आपका बहुत समय बर्बाद कर दिया है, लेस्ट्रेड ने उठते हुए कहा। मैं कड़ी मेहनत में विश्वास रखता हूँ, आग के किनारे बैठकर सोचते रहने में नहीं। गुड डे मिस्टर होम्स, और हम देखते हैं कि कौन मामले की तह तक पहले पहुंचता है। उसने कपड़े उठाए, बैग में डाले और दरवाजे की ओर बढ़ा। एक सुराग दो लेस्ट्रेड, होम्स ने धीरे धीरे कहा। मैं तुम्हें इस केस का असली हल बताता हूँ। लेडी सेंट साइमन जैसी कोई थी नहीं, ये सिर्फ कल्पना है। लेस्ट्रेड ने अफसोस के साथ मेरे मित्र को देखा, फिर वो मेरी ओर मुड़ा, 3 बार माथा ठोंका, गंभीरता से सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया ही था कि होम्स उठा और ओवरकोट पहना। वो बंदा ठीक ही कह रहा था कि बाहर निकलकर काम करना चाहिए, वो बोला। इसलिए मैं सोच रहा हूँ वॉटसन
कि मैं तुमको थोड़ी देर के लिए अखबार पढ़ने दूं। शर्लॉक होम्स 5 बजे के बाद गया था, पर मेरे पास अकेलापन महसूस करने का समय नहीं था, क्योंकि 1 घंटे के भीतर एक आदमी एक बहुत बड़ा छपता डब्बा लिए आया। ये उसने एक लड़के की सहायता से खाली किया जो उसी के साथ आया था। और फिर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ ये देखकर कि हमारी छोटी सी मेज पर खाना सजने लगा। वहां पर 2 वुडकॉक, एक तीतर, एक पाई और कई पुरानी और धूल भरी बोतलें थी। ये सब अयाशी की चीजें मेज पर सजाने के बाद मेरे दोनों मेहमान चले गए अरेबियन नाइट्स के जिन्नों की तरह, बगैर कुछ बताए, सिवा इसके कि इन चीजों की कीमत चुका दी गई है और इस पते के लिए ऑर्डर की गई थी। 9 बजे से कुछ पहले शर्लॉक होम्स फुर्ती से कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गंभीर था, पर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिससे मैं समझ गया कि वो अपने निष्कर्षों से निराश नहीं हुआ है। तो उन्होंने खाना लगा दिया है। हाथ मलते हुए वो बोला, ऐसा लगता है तुमको किसी मेहमान के आने की उम्मीद है। उन्होंने 5 जनों के लिए मेज लगाई है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग आएंगे, वो बोला। मुझे ताज्जुब है कि अभी लॉर्ड सेंट साइमन क्यों नहीं आया। हाँ, मुझे लग रहा है कि मुझे सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज सुनाई पड़ रही है। वाकई में वो हमारा सुबह वाला मेहमान था जो अंदर आया था। वो अपना चश्मा और भी तेजी से घुमा रहा था और उसके कुलीन चेहरे पर बड़ा उलझन भरा भाव था। तो मेरा संदेश तुम्हारे पास पहुंच गया था ना? होम्स ने पूछा। हाँ, मैं मानता हूं कि उसमें जो लिखा था उससे मैं बुरी तरह चौंक गया था। क्या तुम पूरे विश्वास के साथ अपनी बात कह रहे हो? बिल्कुल। लॉर्ड सेंट साइमन कुर्सी में धंस गया और माथे पर हाथ फेरा। ड्यूक क्या कहेगा, बड़बड़ाया। जब उसे पता चलेगा कि उसके परिवार के एक सदस्य का इतना अपमान हुआ है। ये बिल्कुल दुर्घटना है। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें कोई भी अपमान हुआ है। तुम इन बातों को दूसरे नजरिए से देख रहे हो। मैं देख नहीं पा रहा हूं कि इसमें किसी का भी दोष होगा। मैं नहीं जानता कि वो महिला और किस तरह की प्रतिक्रिया करती। हालांकि उसका तरीका गलत थामा न होने से उसके पास कोई नहीं था जो इतनी विपत्ति के समय उसे सही राय दे सके। वो अपमान था, सार्वजनिक अपमान। लॉर्ड सेंट साइमन ने अंगुलियां मेज पर बजाते हुए कहा, उस बेचारी लड़की पर थोड़ा तरस खाओ जो ऐसी दुविधा की हालत में पड़ गई थी। मैं बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। मैं वास्तव में बहुत नाराज हूं और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। शायद मैंने घंटी सुनी है, होम्स ने कहा। हाँ, सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाजें आ रही हैं। अगर मैं आपको इस बात के लिए नहीं मना पा रहा हूं कि इस मसले में लायम रुख अपनाओ, लॉर्ड सेंट साइमन, तो यहां पर एक वकील है जो ज्यादा सफल होगा। उसने दरवाजा खोलकर एक महिला और एक सज्जन को अंदर किया। लॉर्ड सेंट साइमन, वो बोला, मैं आपको मिस्टर एंड मिसेस फ्रांसिस मलेट से मिलवा रहा हूं। मेरे ख्याल से महिला से तो तुम पहले ही मिल चुके हो। इन नए मेहमानों को देखकर हमारा मुवक्किल उछलकर सीधा खड़ा हो गया, आंखें नीची और हाथ फ्रॉक कोट की ऊपरी जेब के अंदर किए हुए। उस समय वो ऐसा लग रहा था मानो उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी है। महिला एक कदम आगे आई और अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर भी उसने आंखें नहीं उठाई। ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसका याचना करता चेहरा देखकर कोई भी पिघल जाता। तुम नाराज हो, रॉबर्ट, वो बोली। हाँ, मैं समझती हूं कि तुम्हारे पास नाराज होने की वजह है। मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? लॉर्ड सेंट साइमन ने कड़वाहट से कहा। ओह हाँ, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और बाहर जाने से पहले मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, पर मैं भीतर तक हिली हुई थी और जिस समय से मैंने फ्रैंक को यहां देखा है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं क्या कर रही हूं। मुझे यही ताज्जुब है कि चर्च में ऑल्टर पर मैं गिरकर बेहोश कैसे नहीं हुई। शायद मिसेस मॉल्टन, तुम चाहोगी कि मैं और मेरा मित्र कमरे से निकल जाएं, जिससे तुम सारी बात समझा सको। अगर मैं अपनी राय दूं तो हम इस मामले पर बहुत दिनों तक राज रख चुके हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं कहूंगा कि पूरा अमेरिका और यूरोप इस बात को जाने। वो एक छोटा पतला आदमी था जिसकी त्वचा धूप में काली पड़ी हुई थी, चेहरा चिकना और चौकन्ना। तो फिर मैं फौरन अपनी कहानी शुरू करती हूँ, उसने कहा। महिला बोली, मैं और ये फ्रैंक 1884 में मैकक्वायर कैंप में मिले थे।
जहां मेरे पिता रॉकी पहाड़ों के पास काम कर रहे थे। हम दोनों की सगाई हो चुकी थी, पर फिर एक दिन मेरे पिता अमीर हो गए और जबकि फ्रैंक का पैसा डूब गया। पापा अमीर होते गए और फ्रैंक गरीब। इसलिए पापा को बर्दाश्त नहीं था कि हमारी सगाई बनी रहे और मुझे लेकर सैन फ्रांसिस्को चले आए। पर फ्रैंक ने हार नहीं मानी। वो हमारे पीछे पीछे आया और पापा की जानकारी के बगैर मुझसे मिला। वो ये जानकर आगब बुला हो जाते, इसलिए हमने सब कुछ आपस में ही तय कर लिया। फ्रैंक ने कहा कि वो भी जाकर धन कमाएगा और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक उसके पास भी पापा जितनी दौलत नहीं होगी। इसलिए उसने वादा किया कि मैं उसका इंतजार करूंगी क़यामत तक भी, और जब तक ये जिंदा है किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो फिर हम फौरन ही शादी क्यों न कर लें, वो बोला, और फिर मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। और जब तक मैं लौट कर नहीं आता मैं तुम्हारा पति होने का दावा नहीं करूंगा। हमने खूब सोचा और उसने सारा इंतजाम कर लिया। पादरी भी आ गया और हमने वही शादी कर ली। फिर फ्रैंक रुपया कमाने चला गया और मैं पापा के पास लौट आई। फिर मैंने सुना कि फ्रैंक मोनाटा में है। फिर एरिज़ोना चला गया और फिर खबर आई कि वो न्यू मैक्सिको में है। उसके बाद अखबार में एक लंबी खबर आई कि कैसे एक खदान के कैंप पर भारतीयों ने हमला कर दिया था। मैं तभी बेहोश हो गई और कई महीनों तक बीमार रही। पापा ने मुझे फ्रिस्को के कई डॉक्टरों को दिखाया। 1 साल से ज्यादा समय तक कोई खबर नहीं आई। इसलिए मेरे मन में कभी शक ही नहीं हुआ कि फ्रैंक मरा नहीं है। फिर लॉर्ड सेंट साइमन फ्रिस्को आया और हम लंदन आए और शादी तय हुई। पापा को बहुत खुशी हुई, पर मुझे हमेशा यही लगा कि इस दुनिया में कोई भी पुरुष मेरे दिल में वो जगह नहीं ले सकता जो फ्रैंक को मिली है। फिर भी मैंने अगर सेंट साइमन से शादी की होती तो मैं अपना कर्तव्य निभाती। हमारा मोहब्बत पर जोर नहीं होता, पर कर्मों पर होता। मैं उसके साथ ऑल्टर तक गई, इस इरादे से कि मैं जितना हो सके उतनी अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। पर तुम समझ सकते हो कि मुझे कैसा लगा होगा जब वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि फ्रैंक खड़ा हुआ मुझे देख रहा है। मैंने सोचा कि ये उसका भूत है, पर जब मैंने दोबारा देखा वो वही था। आंखों में सवाल लिए ये पूछते हुए कि मैं उसे देखकर खुश हुई या नहीं। मुझे चक्कर आ रहे थे और पादरी के शब्द मेरे कानों में मक्खी की तरह भिनभिना रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं शादी रोक दूं और चर्च में शोर मचाऊं? मैंने फिर से उसे देखा और वो शायद समझ रहा था कि मैं क्या सोच रही हूं, क्योंकि उसने होठों पर अंगुली रखकर इशारा किया कि मैं शांत रहूं। फिर मैंने उसे कागज के टुकड़े पर लिखते देखा और मैं समझ गई कि वो मेरे लिए लिख रहा है। जब मैं उसके पास से गुजरी, मैंने अपना गुलदस्ता उसके पास गिरा दिया और फूल लौटाते समय उसने वो कागज मेरे हाथ में दे दिया। उसमें सिर्फ एक लाइन थी जिसमें लिखा था कि जब वो इशारा करे तो मैं उसके पास फौरन पहुंच जाऊं। मेरे मन में पल भर के लिए भी ये शक नहीं आया कि मेरा पहला कर्तव्य उसके प्रति है और मैं वही करूंगी जो वो मुझे करने को कहेगा। जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी नौकरानी को सब बात बताई। वो मुझे कैलिफोर्निया से जानती है और मेरी दोस्त है। मैंने उससे कहा कि किसी से कुछ ना कहे, पर कुछ सामान और मेरा नकाब तैयार रखे। मैं जानती हूं कि मुझे लॉर्ड सेंट साइमन से बात करनी चाहिए थी, पर उसकी माँ और सारे बड़े लोगों के सामने ये करना बहुत कठिन था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भाग जाऊंगी और सारी बात बाद में बताऊंगी। मैं मेज के पास 10 मिनट ही बैठी थी कि मैंने सड़क के उस पार खिड़की से फ्रैंक की ओर देखा। उसने मुझे इशारा किया और फिर पार्क की ओर चलने लगा। मैं बाहर निकली, सामान लिया और उसके पीछे गई। उसी समय कोई महिला लॉर्ड सेंट साइमन के बारे में मुझे कुछ बताने लगी। जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने सुना उससे कुछ कुछ समझ में आया कि मेरे पति का भी शादी से पहले छोटा सा रहस्य था। पर मैंने उससे पीछा छुड़ाया और जल्दी ही फ्रैंक के पास पहुंच गई। हमने एक गाड़ी ली और फिर हम गार्डन स्क्वायर में एक होटल में पहुंचे और इतने सालों के इंतजार के बाद यहाँ फ्रैंक से मेरी असली शादी हुई। फ्रैंक को भारतीयों ने बंधक बनाया हुआ था, पर वो वहां से छूट निकला, फ्रिस्को आया
यहाँ उसे पता चला कि मैं उसे मरा हुआ समझ बैठी हूँ और इंग्लैंड आ गई हूँ। वो मेरा पीछा करता हुआ यहाँ आया और आखिर में मेरी दूसरी शादी की सुबह ही जाकर मुझे ढूंढ पाया। मैंने ये अखबार में देखा था, अमरीकी ने बताया। यहाँ से मुझे नाम और चर्च के बारे में पता चला, पर इसके घर का पता नहीं जान पाया। वहां हमने बात की कि हमें क्या करना चाहिए और फ्रैंक चाहता था कि सब बात साफ साफ कह दें, पर मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मुझे लगा बस गायब हो जाऊं और इनमें से किसी को फिर से कभी ना देखें। बस पापा को एक लाइन लिख दूंगी कि मैं जिंदा हूं। मेरे लिए बड़ा अजीब था कि सब ऊंचे ओहदे वाले लोग लंच के लिए बैठे हैं और मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए फ्रैंक ने मेरा शादी का जोड़ा और सामान लिया और गठरी में बांध दिया जिससे मेरा सुराग ना मिल सके, और उसे ऐसी जगह फेंक दिया जहां कोई भी उसे ढूंढ ना सके। हम शायद कल पेरिस में होते, पर यह भला आदमी होम्स शाम को हमारे पास आया। उसने कैसे हमें ढूंढा हमें नहीं मालूम, और इसने बहुत प्यार से हमें साफ साफ समझाया कि मैं गलत थी और फ्रैंक सही था। अगर हम इतने छुप छुप कर रहेंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे। फिर इसने हमें मौका दिया कि हम लॉर्ड सेंट साइमन से अकेले में मिले और हम सीधे यहाँ चले आए। अब रॉबर्ट, तुम सारी बात सुन चुके हो और मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने तुमको तकलीफ दी, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। लॉर्ड सेंट साइमन ने अपना सख्त रवैया नहीं छोड़ा था, पर माथा सिकोड़ते होड़ भींच सारी बात सुनी थी। माफ करना, वो बोला, पर मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने निजी मामले को सबके सामने खोलता फिरूं। तो फिर तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मेरे जाने से पहले मुझसे हाथ भी नहीं मिलाओगे? ओह बिल्कुल, अगर इससे तुमको खुशी मिलती है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ठंडेपन से युवती का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। मुझे उम्मीद थी, होम्स ने कहा, कि हमारे साथ तुम भी भोजन करोगे। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हो। लॉर्ड बोला, हाल की घटनाओं को मैं स्वीकार कर सकता हूं, पर उन पर जश्न नहीं मना सकता। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अब गुड नाइट कहना चाहता हूं। उसने एक साथ झुककर हम सबको अभिवादन किया और कमरे से चला गया। फिर कम से कम तुम लोग तो खाने पर हमारा साथ दोगे? होम्स ने कहा, मुझे किसी भी अमेरिकन से मिलकर बहुत खुशी होती है मिस्टर मोल्टन, क्योंकि मैं उनमें से हूं जो मानते हैं कि पुराने समय के किसी राजा की मूर्खता या मंत्री की गलती के बावजूद किसी दिन हमारे बच्चे एक ही विश्वव्यापी देश के निवासी होंगे, जिस पर यूनियन जैक और सितारों व लाइनों का मिलाजुला झंडा फहरा रहा होगा। जब हमारे मेहमान विदा हुए तो होम्स ने कहा, यह केस दिलचस्प था, क्योंकि ये दिखाता है कि कभी कभी बेहद पेचीदा दिखने वाला मामला कितनी आसानी से समझाया जा सकता है। इस महिला ने जो घटनाक्रम सुनाया उससे ज्यादा स्वाभाविक और कुछ भी हो ही नहीं सकता था, और स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर लेस्ट्रेड के तर्क से ज्यादा अजीब ही कुछ नहीं। तो तुमने भी शुरू में गलत नहीं सोचा था। शुरू से ही मेरे सामने दो बातें एकदम साफ थी। पहली ये कि युवती शादी के लिए तैयार थी, और दूसरी ये कि घर लौटने के कुछ मिनटों के भीतर ही इसे पछतावा होने लगा। इसका मतलब सवेरे कुछ ऐसा हुआ था जिससे इसका मन बदल गया। ये क्या हुआ होगा? जब वो बाहर थी तो इसकी किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि वो दूल्हे के साथ थी। तो फिर इसने किसी को देखा होगा। अगर ऐसा था तो वो कोई अमरीकी रहा होगा, क्योंकि वो इस देश में इतने कम समय के लिए रही है कि वो किसी को इतनी अच्छी तरह नहीं जान सकती। तब वो कोई प्रेमी हो सकता है या पति। मैं जानता था कि उसकी जवानी के शुरुआती दिन कठोर परिस्थितियों में गुजरे थे। इतना मुझे लॉर्ड सेंट साइमन के बयान से पता चल गया था, जब उसने चर्च में उस आदमी के होने के बारे में बताया और दुल्हन के बर्ताव में परिवर्तन, गुलदस्ता गिराना, नौकरानी को विश्वास में लेना और उसका ये कहना कि वो अपना दावा छोड़ रही है, जिसका मतलब है उस चीज को पाना जिस पर पहले ही किसी का हक है। तब सारी बात साफ हो गई। वो किसी पुरुष के साथ गई थी जो या तो प्रेमी था या पूर्व पति, और ज्यादा संभावना पूर्व पति की ही थी। और फिर तुमने इनको कैसे ढूंढा? वो मुश्किल हो सकता था, पर लेस्ट्रेड अपने हाथ में सारी जानकारी लिए खड़ा था, जिसका महत्व उसे मालूम नहीं था। उसके नाम के अक्षर सबसे ज्यादा अहम थे।
पर इससे भी ज्यादा जरूरी वो जानकारी थी कि हफ्ते भर में ही उसने लंदन के एक महंगे होटल का बिल चुकाया था। तो तुमने कैसे जाना कि कौन सा होटल था? उसके दामों से एक बेड के 8 शिलिंग और एक गिलास शैरी के 8 पेंस, इससे अनुमान लगाया कि ये सबसे महंगे होटलों में एक है। लंदन में ज्यादा होटल नहीं है जो ये दाम रखते होंगे। नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू में जब मैं दूसरे होटल में गया तो रजिस्टर देखकर मैंने जाना कि फ्रांसिस मोल्टन, एक अमेरिकन सज्जन, एक दिन पहले ही गया था और उसके नाम के आगे लिखे बिलों से मुझे वही सूची देखी जो मैंने देखी थी। उसके पत्रों को 226 गार्डन स्क्वायर भेजा जाना था, इसलिए मैं वहां गया और ये दंपति मुझे घर पर ही मिल गया। मैंने उन दो को पिता की तरह सलाह दी और उनको समझाया कि हर तरीके से यही अच्छा होगा कि वे अपनी बात सबके सामने रखें, आम जनता के सामने भी और लॉर्ड सेंट साइमन के सामने खास करके। मैंने उससे मिलने के लिए लॉर्ड सेंट साइमन को यहाँ बुलाया और तुमने देखा ही कि वो आया भी, पर कोई खास नतीजा नहीं निकला। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम भी बहुत शराफत से पेश नहीं आते अगर प्रेम करके शादी रचाने के बाद तुम एक पल में पत्नी से हाथ धो बैठो और दौलत से भी। मैं सोचता हूं कि हमें लॉर्ड सेंट साइमन के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और इस पर खुश होना चाहिए कि हम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ेंगे। अपनी कुर्सी पास में ले आओ और मेरा वायलिन दे दो, क्योंकि अब एक ही समस्या हमें सुलझानी है और वो ये है कि ये बदरंग शाम कैसे बिताएं। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स दी एडवेंचर ऑफ द नोबल बैचलर। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।